नाउ हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम ट्रिक्स पर, अ पार्ट ऑफ आल्सो ऑफिसर्स अड्डा पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो इन्फ्लेशन और उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, टर्म्स थे उन्हें, है ना। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, गलोपिंग इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन एंड क्रीपिंग इन्फ्लेशन पे चर्चा की थी। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टू द पॉइंट ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड ऑल टाइप ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन सच एज IBPS PO, IBPS RRB PO, IBPS असिस्टेंट RRB, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, SBI PO, है ना। और RBI ऑल्सो असिस्टेंट, RBI अनदर ग्रेड B एग्जाम ऑल्सो। तो कई सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसका नाम है बेसल नॉर्म्स। अच्छा, इसकी हिंदी आप सोचेंगे कुछ नहीं होगी, नहीं, इसे हिंदी में भी आप बेसल नॉर्म्स ही लिखेंगे या बेसल नॉर्म्स ही लिखेंगे या नॉर्म लिखेंगे, ठीक। अब बेसल है क्या, बेसल नॉर्म्स क्या है, पहले इसे हम समझने के लिए थोड़ा सा चलते हैं चांद के पार। अगर मैं बेसल की बात करूं, किसकी बात करूं, बेसल की बात करूं, तो बेसल है क्या, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए बेसल क्या है। बेसल इज द नेम ऑफ सिटी। क्या मैंने से शब्द बोला, बेसल इज द नेम ऑफ city which located in स्विट्जरलैंड। कहाँ स्थित है मेरे द्वारा दोस्त, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। मतलब कहने का ये हुआ मेरा कि जो बेसल है ये एक सिटी का नाम है जो कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे सभी लोग स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। अभी नाम मत जानिए, अभी सिर्फ बेसल जानिए। बेसल क्या है, एक सिटी का नाम है, ठीक है, सिटी का नाम, नेम, कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित, ठीक। अब कहते हैं कि 1900, बेसल कहाँ है, शहर है, कहाँ है, स्विट्जरलैंड। 1930 में, इन 1930, कब मैंने कहा 1930 में, इन 1930, 1930 में आता है रिसेशन, आता है क्या, रिसेशन, मंदी आ जाती है, मंदी आ जाती है, क्या आ जाती है, रिसेशन आता है, या आप कह सकते हैं मंदी आ जाती है। जब पूरी दुनिया में मंदी छाती है 1930 में, तब 30 केंद्रीय बैंकों की, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 30 केंद्रीय बैंकों के, मतलब 30 सेंट्रल बैंक के, 30 सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स हैं, जो गवर्नर्स हैं, वो एक मीटिंग करते हैं, वो एक बैठक करते हैं, मतलब वो एक मीट करते हैं, मीटिंग करते हैं। जब वो एक मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में वो कहते हैं कि इस रिसेशन से निकलने के लिए, हमारे बैंक ना डूबे, इसके लिए हमें भविष्य के लिए एक विचार करना होगा और हमें कुछ बनाना होगा ऐसा जो कि हमारे बैंकों को रिसेशन के समय, मंदी के समय बचा सके। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, हम सभी को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना होगा जो कि रिसेशन के समय बैंकों का क्या कर सके, भला कर सके या मदद कर सके। तो कहा गया ठीक है भाई, तब बनाया गया 1930 में
BIS क्या बनाया गया 1930 में, BIS। अब ये क्या है, इसे कहते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। क्या कहते हैं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। ये बात क्लियर हुई, जल्दी से बताओ ये बात क्लियर हुई कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो BIS आया ये 1930 में स्थापित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, 30 केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के द्वारा मिलकर के इसकी स्थापना की गई। अब प्रश्न ये बनता है कि जो BIS है, ये जो BIS नजर आ रहा है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसे कहते हैं द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1930। 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। अब मेरी बात सुनिएगा, मतलब कहने का कि जो BIS है ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और आप इस बात को याद भी रखिएगा। कब स्थापित हुआ, 1930 में। क्या करता है, ये आपत्ति और विपत्ति के समय, डूबने के समय बैंकों का सहारा है। कहते नहीं, डूबते तिनके का सहारा, तब डूबते हुए बैंकों को BIS का सहारा। मुद्दा क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात को समझिएगा और जानने की कोशिश करिएगा। मतलब अब मन में एक बात आ रही होगी कि बेसल नॉर्म्स लगता है इसलिए लाया गया कि जो बैंक हमारे डूब रहे थे उन बैंकों को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए बेसल नॉर्म लाया गया। अभी तो बात मन में आ गई होगी, बोलो हाँ या ना। अब मैं आगे चलता हूं और कुछ बातों को बताता हूं। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट का मतलब वी कैन टॉक अबाउट द टुडे। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो BIS है जिसका नाम है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसमें कुल मिला के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज हैं वो 60 है। कितने हैं? BIS में या बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में टोटल नंबर ऑफ मेंबर या मेंबर्स कंट्री जो है उनकी संख्या कितनी है, तो आप कहोगे उनकी संख्या 60 है। उनकी संख्या कितनी है, तो आप कहोगे उनकी संख्या 60 है। कितनी है मेरे प्यारे दोस्त? 60 मतलब 60 है। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी चीज कि BIS का आपके मन में है, BIS का चेयरमैन कौन है इस टाइम पर, तो मैं आपको बता दूं, जेम्स बियर्डमैन। क्या नाम है? चेयरमैन जो है इसके वो है जेम्स बियर्डमैन। बोलो कौन है? बियर्डमैन। मुद्दा क्लियर? तो जेम्स बियर्डमैन जो है ये इसके चेयरमैन है, किसके? BIS के। अब धीमे धीमे चीजें और बढ़ी तो 10 केंद्रीय बैंकों के 10 सेंट्रल बैंकों के गवर्नरों को लगा 30 में, अभी तो 60 हैं, लगभग ये बात है 1980s के आसपास की, 10 केंद्रीय बैंकों, उस टाइम पर 30 केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स थे, उनमें से 10 को ऐसा लगा, 10 केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स को ऐसा लगा कि अगर हमारे बैंकों को,
मान लीजिए हमें से बैंकों को बचाना ही बचाना सिर्फ काम रह गया, पर हमारा बैंकों के ऊपर कंट्रोल भी तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है, देखो सिंपल सी बात समझो, ऐसा तो नहीं है कि अगर तुम्हें आवश्यकता हो, तुम डूब रहे हो तो हम तुम्हारा सहयोग करें, लेकिन हमारा कोई आपके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, हमारा आपके ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है, आपके मन में जो आ रहा है आप वैसा कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है मेरे दोस्त? नहीं। तो क्या इन्होंने गलत सोचा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर 10 केंद्रीय बैंक, 10 केंद्रीय बैंक, 10 सेंट्रल बैंकों के, 10 सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स थे, जो क्या थे बेटा? गवर्नर्स थे। 10 केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर्स थे, उनको लगा कि हमारा सभी बैंकों पर, जितने भी हमारे मेंबर कंट्रीज हैं, ऑल, सभी बैंकों पर, ऑल बैंक्स पर हमारा क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बेटा? कंट्रोल होना जरूरी है। बोलो ये बात क्लियर कि नहीं? क्या होना जरूरी है? कंट्रोल होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर है? अब कंट्रोल होना जरूरी है, ये बात तो समझ में आ गई कि भाई कंट्रोल होना जरूरी है, पर कंट्रोल होगा कैसे? कैसे कंट्रोल हम करेंगे और क्या कह के करेंगे? तो ये बात आई कि क्या कह के करेंगे। तो इस बात के ऊपर मैंने क्या कहा, ये 1980s के आसपास की बात है, और एग्जैक्ट अगर आप कहना चाहें तो लगभग 1978 में, 80s के आसपास की ही तो बात होगी, बोली जल्दी से। 1978 में, 1978 में, 80s में, 80s का दशक है, 1978 में क्या होता है मेरे दोस्त? जो 10 बैंक्स के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, क्या मैंने कहा? जो 10 सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स हैं, इन्होंने क्या किया? कहा टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी, टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी। जब इकोनॉमी प्रोटेक्ट रहेगी तो बैंक अपने आप प्रोटेक्ट रहेंगे। बोलो हाँ या ना? पिताजी अगर मजबूत हैं तो बच्चा अपने आप मजबूत हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? गलत कह रहा हूँ? पिताजी अगर धन से मजबूत हैं, बच्चा अपने आप मजबूत है, बस सही से चलता रहे। तो कहा गया कि अगर इकोनॉमी अच्छी है किसी देश की, मजबूत है, प्रोटेक्ट है, सुरक्षित बनी रहेगी, तो उस देश में जो भी बैंक हैं वो अच्छे बने रहेंगे। तो अब क्या है? टू मेक स्ट्रिक्ट रूल्स, टू मेक स्ट्रिक्ट रूल्स, मतलब कहने का आपको कुछ कठोर नियम बनाने पड़ेंगे। क्या करने होंगे? आपको कुछ कठोर नियम बनाने पड़ेंगे। कैसे कठोर नियम बनेंगे? टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्या करने के लिए? कठोर नियम बनाने पड़ेंगे। का ठीक बनाएंगे, क्या करेंगे वो नियम? टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक क्या है भाई? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही तो है, तरीके का लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है बैंक। बोलो, तो उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो कहा गया अच्छा ठीक है। अब जो इन्होंने रूल्स बनाए सभी के लिए, उन रूल्स को नाम दिया, क्या नाम दिया? बेसल नॉर्म्स। क्या नाम दिया? बेसल नॉर्म्स नाम दिया। जो इन्होंने रूल्स बनाए स्ट्रिक्ट, उन्हीं को नाम दिया बेसल नॉर्म्स। ये बेसल नॉर्म्स जो हैं ये मैंडेटरी हैं। किसके लिए मैंडेटरी है? ये मैंडेटरी और मैंडेटरी फॉर व्हाट? फॉर दोज कंट्री या फॉर एवरी कंट्री जो कि, फॉर एवरी कंट्री जो कि, एवरी कंट्री मेंबर नेशन या एवरी मेंबर नेशन। ये बेसल नॉर्म्स
आर मैंडेटरी फॉर दोज कंट्री जो कि क्या बेटा थे, बोलो, फॉर दोज कंट्री विच आर दोज कंट्री विच आर मेंबर, ठीक है। ऐसे यहां पर कंट्री के लिए ये बेसल नॉर्म्स मैंडेटरी हैं मानने, जो कि क्या बेटा, BIS के मेंबर हैं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के क्या है, बोलो, तो आप कहोगे मेंबर। क्या है बेटा, बताओ जल्दी से, मेंबर है। इतनी बात समझ में आ गई, उनके लिए मैंडेटरी थे। अब आप कहें कि सर बेसल नॉर्म्स नाम क्यों रखा गया, तो मैं आपको बता दूं, ये जो रूल्स बनाए गए थे ये बैठ के बनाए गए थे स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में। किस शहर में, बेसल शहर में, जिस वजह से इनको नाम मिला बेसल नॉर्म्स। क्या नाम मिला, बेसल नॉर्म्स। आई होप सो गाइस इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। और ये जो पूरा प्रोसीजर है जो आपके सामने लिखा है, ये जो पूरा प्रोसीजर है, इसी पूरे प्रोसीजर को एक नाम दिया गया BCBS। इस पूरे प्रोसीजर को एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, BCBS। अब BCBS क्या है, इसे कहते हैं बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। क्या है इसका फुल फॉर्म, इस पूरे प्रोसेस को एक नाम दिया गया, वो नाम क्या दिया गया, BCBS। क्या है फुल फॉर्म, बेसल, बोलो जल्दी से, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बोलो भैया, जो ये पूरी कहानी रामलीला हुई उसे क्या कहा गया, BCBS। मतलब इस पूरी बैठक को, पूरे रूल्स और रेगुलेशन को जो बने, उन सभी को एक नाम दिया गया BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अब आप कहेंगे सर BCBS के चेयरमैन कौन है, BCBS के चेयरमैन कौन है, BCBS के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है स्टीफन। क्या नाम है, स्टीफन, ठीक है, स्टीफन। तो जॉर्ज स्टीफन बोलते हैं, स्टीफन बोलिए बहुत है। स्टीफन जी क्या है भैया, BCBS के चेयरमैन हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न बनता है कि सर अब हमें ये बताइए कि अब जो बेसल नॉर्म है इसके अंदर चलते हैं। बेसल कमेटी के बारे में जानेंगे, बेसल अकॉर्ड 1, 2, 3 जानेंगे, और DSIP जानेंगे, रेटिंग से, कैमल और नोट्स के बारे में। लिखा है CAR, जिसे कहते हैं कैपिटल एडुकेशन रेशियो, CAR, या दूसरा लिखा है CRAR, इसे कहते हैं कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ठीक है, दो नाम है, दोनों को मैं डिस्कस करूंगा, और उनको डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बेसल के बारे में एक बात और भी बताना चाहूँगा। ठीक है, समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ आप सभी को, फिर आगे की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है,
बेसल नॉर्म्स, ठीक है। बेसल नॉर्म्स में बेसिकली तीन पिलर आए, जिसमें नाम दिया गया बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। कितने पिलर है? तो कहा गया बेसल 1, बेसल 1, दूसरे को जो नाम दिया गया वो दिया गया बेसल 2, तीसरे को जो नाम दिया गया वो दिया गया बेसल 3, ठीक है। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, ठीक है। मतलब बेसल नॉर्म 1 है, बेसल नॉर्म 2 है और बेसल नॉर्म 3 है। ये तीन बेसल नॉर्म्स में पिलर है। अब जो पहला बेसल नॉर्म्स आया, इसे इंट्रोड्यूस किया गया, या कह सकते हो एस्टैब्लिश्ड किया गया। इंट्रोड्यूस की जगह एस्टैब्लिश भी कह सकते हो। इंट्रोड्यूस और एस्टैब्लिश किया गया इन 1988 एंड इम्प्लीमेंटेड इन 1992। इंट्रोड्यूसिंग and established in 1988। कब आया था बेटा? 1988 में आया था। एंड ऑल्सो implemented in, कब implemented in? Implemented in 1992। इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1992। इम्प्लीमेंटेड लिखिए, इम्प्लीमेंटेशन लिखिए, वॉट एवर यू राइट। मतलब बेसल नॉर्म 1 के तहत 1 जो आया, इसे इंट्रोड्यूस और एस्टैब्लिश किया गया 1988 में और इसे लागू किया गया 1992 में। कब लागू किया गया? 1992 में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। अब बात आती है कि बेसल नॉर्म 1 के तहत आया क्या जी? तो बेसल नॉर्म 1 के तहत आया क्या? वो आया था कैपिटल एडुकेसी रेशियो। बेसल नॉर्म 1 के तहत आया क्या? कैपिटल एडुकेसी रेशियो। अब आप कहेंगे तो बेसल नॉर्म 2 में क्या हुआ? बेसल नॉर्म 2 में बेसल नॉर्म 1 को और इंप्रूव किया गया। इंप्रूवमेंट एंड मेक सम न्यू रूल्स। बेसल नॉर्म 3 में क्या किया गया? इंप्रूवमेंट एंड मेक सम न्यू रूल्स ऑल्सो। मतलब कहने का बेसल नॉर्म 2 और बेसल नॉर्म 3 में सिर्फ इम्प्रूवमेंट करते हुए, इम्प्रूव करने के लिए और भी बेहतर करने के लिए कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस को बनाया गया और जोड़ा गया। मुद्दा क्लियर? तो अब बेसल नॉर्म 1 के तहत हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कैपिटल एडुकेसी रेशियो। इसे पढ़ना होगा कैपिटल एडुकेसी रेशियो। आई होप सो गाइस आप सभी को इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। इसमें कोई तकलीफ और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बोलो ये सब। अब अगर मैं आप सभी से कहूं कि CAR क्या है, मैंने शॉर्ट में कहा CAR, तो CAR का फुल फॉर्म है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। पर बगल में एक और बात लिखी है CRAR, इसे कहते हैं कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। CRAR क्या कहते हैं? कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। एसेट रेशियो। बात क्लियर? जल्दी से बताओ। अब प्रश्न ये उठता है
कि ये है क्या। यहां पर एक शब्द आपको मिलेगा RWA, इसको बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स। आप अगर इस पिक्चर को देख पा रहे हो तो आपको लग रहा होगा कितने रिस्क पर खड़ा है। एक तो वेट लिए, दूसरा सिक्कों पर खड़ा है, और तीसरा उसके ऊपर पॉलीथीन चिकनाहट कितनी है बोलो। तो कहीं ना कहीं कितना रिस्क है इसको गिरने में, इनके ऊपर डबल रिस्क है बोलो। ये भाई साहब इतना लिए जा रहे हैं कि ये कब गिर जाए भरोसा नहीं, पर ये भाई साहब ठीक ठाक हैं, ये अपने आप को संभाल ले जाएंगे। मतलब यहाँ पर अब ये नहीं है कि ये हम जान रहे हैं, हमने एक पिक्चर के आधार पर आपको बताया है। तो पहले तो हमने ये जाना CAR का फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल एडुकेशन रेशियो। CRAR का फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। RWA क्या होता है, रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि CAR क्या है, CAR में हमें करना क्या होता है, CAR में क्या बताया गया। CAR में BIS कहता है कि बेसल नॉर्म 1 के तहत जो CAR है, इसमें बैंकों को कैपिटल रिजर्व करने को कहा गया। बैंकों को क्या कहा गया बोलो, बैंक्स को कहा गया कि आप कुछ पैसा रिजर्व करिए। रिजर्व करने को कहा गया, कैपिटल को क्या करिए, रिजर्व करिए। रिजर्व का मतलब होता है कुछ बचत करिए। रिजर्व का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ वो कर दीजिए, रिजर्व करिए। अगर आप रिजर्व करते हैं तो उससे लाभ क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे आपके घर में क्या है, घर में बताते हैं, जैसे घर में आपने गुल्लक बनाया है, तो किस लिए बनाया है कि फ्यूचर में कभी अगर कोई दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा आ जाए तो उससे हम फोड़ करके पैसे यूज़ कर लें, इसीलिए तो होता रिजर्व जैसा थोड़ा सा बोलो। इसी तरीके से जो BIS है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, उसने कहा बेसल नॉर्म 1 के तहत आपको CAR नाम से बैंकों को कहा कि आपको CAR के नाम से कुछ कैपिटल को रिजर्व करना होगा। जिस तरीके से RBI ने बैंकों को कहा था मॉनेटरी पॉलिसी में कि आपको CRR को मेंटेन करना है, आपको SLR को मेंटेन करना है। CRR क्या था, कैश रिजर्व रेशियो किसके पास था, वो RBI के पास था। यहाँ पर बैंकों जो भी बेसल नॉर्म 1 है, इसमें कहा गया आपको पैसा क्या करना है मेरे दोस्तों, रिजर्व करना है। क्या करना है, रिजर्व करना है, मतलब आपको पैसा बचत करना है। जो आप बचत करेंगे वही CAR है। अब आपका प्रश्न ये होगा मुझसे कि सर मुझे आप एक ये बात बताइए कि CAR मतलब कहने का सिर्फ जो CAR है वो एक बचत है, वो एक रिजर्व है। मैं कहूँगा बिल्कुल। बेसल 1 को कैसे कैलकुलेट किया, बेसल 1 को कैसे कैलकुलेट कैसे किया गया, इस पर हम थोड़ा सा जोर देते हैं। कैसे मेंटेन करोगे, कैसे कैलकुलेशन करोगे। तो कहा गया कि CAR को जो भी मेंटेन करोगे उस CAR को कहा गया कि आप जो CAR मेंटेन करोगे वो 8% करोगे। पूरी दुनिया में जो भी मेंबर कंट्रीज हैं BIS के, वो 8%, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, UK है, बहुत सारे देश, 60 कंट्री हैं तो जान ही रहे आप। तो इन सभी देशों के जो भी बैंक्स हैं, उन बैंकों को 8%, क्या कहा मैंने, उन बैंकों को 8% CAR के रूप में बचत करना होगा। अब आपको 8% किसका, 8% 100% का। 100% मतलब क्या हुआ कि जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपके बैंक में आज 100 रुपया आया, ठीक है, 100 रुपया है, तो 100 रुपया आपका जो भी लेन देन हुआ है वो एक NDTL है, बताया था, याद होगा, जिसे कहते थे हम नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम
लाइबिलिटी, बोलो टाइम लाइबिलिटी, ठीक है। आपको इसका जो भी 100% बैंक में आ रहा है जा रहा है उसका जो भी 100% है उसका 8% मेंटेन करना होगा। मतलब कहने का 100 रुपए अगर आया है तो 8 रुपए आपको रिजर्व के रूप में निकाल के रखना है। किस नाम से? CAR के नाम से। किस रूप में रिजर्व करना है? एक विंडो बनी है, एक विंडो है इसकी CAR के नाम से, उसमें आपको रिजर्व करना है। ये 60 देशों के लिए आदेश हुआ, लेकिन भारत के लिए कुछ स्पेशल आदेश है। हो गया? अच्छा जी, भारत के लिए कहा गया है, क्या कहा गया कि भैया आप 8% नहीं करोगे, आपके यहाँ के जो बैंक हैं उनकी हालत कुछ ज्यादा ही नाजुक है। आपको जो CAR मेंटेन करना है वो मेंटेन करना है 9% का। कितना मेंटेन करना है? 9% का। मतलब आपको जो रिजर्व बचाना है 100 रुपए में, वो 9 रुपए बचाना होगा अंडर CAR या अंडर बेसल नॉर्म 1। बेसल नॉर्म 1 में आपको 100 रुपए बचाने होंगे। अब आप कहेंगे कि ये बात तो कैलकुलेशन की समझ में आ गई सर हमें, कि हमें जो भी हमारे भारत के बैंक हैं या विश्व के जो भी बैंक हैं जो कि BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में मेंबर हैं देश, उन देशों के जो भी बैंक हैं उन बैंकों को अपने 100% का 8% CAR कैपिटल एडुकेसी रेशियो के रूप में बचाना है फॉर रिजर्व। किसके लिए? फॉर फ्यूचर, एनी टाइप ऑफ क्राइसिस, एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस, एनी टाइप ऑफ थिंग्स, कुछ भी हैपन हो सकता है उससे बचने के लिए। लेकिन इंडिया के लिए थोड़ा स्पेशल प्रोविजन कहा गया, भैया आपको CAR में 8% नहीं 9% बचाना है, क्योंकि आपकी हालत थोड़ी ज्यादा नाजुक है। मुद्दा क्लियर? अब प्रश्न क्या होता है, अब मेरी बात को समझिएगा। आपके मन में आए कि सर आप यहां पर हमें एक और चीज ये बता दीजिए कि बात बोली जाती है, क्या बोली जाती है, समझिएगा मेरी बात को, कि सर जैसे हमने कहा आपसे कि एक RWA था, RWA जिसे आपने सर कहा रिस्क वेटेड एसेट्स। क्या कहा आपने? रिस्क वेटेड एसेट्स। मतलब आपको जो मेंटेन करना है वो कितना मेंटेन करना है, किसका मेंटेन करना है? तो मैंने कहा आपका जो भी 100% आया, जो CRR था SLR था उसमें 100% था NDTL का, यहां पर जो आपके पास में आया वो 100% है, पर किसका आपको मेंटेन करना है? मान लीजिए आपका जो रिस्क वेटेड एसेट है RWA मान लीजिए आपका 100 रुपीज है, तो आपको इस 100 रुपीज का, आपको ये 100 रुपीज का जो भी 9% होगा वो मेंटेन करना होगा। वो क्या करना होगा? मेंटेन करना होगा। किस फॉर्म में मेंटेन करना होगा? कैश के फॉर्म में। क्या कहलाएगा? कहलाएगा कैपिटल एडुकेसी रेशियो। क्या कहलाएगा? कैपिटल एडुकेसी रेशियो कहलाएगा। इतना बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर जल्दी से बताओ। तो 9% हुआ। अब मेरी बात को सुनिएगा, थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखो क्या कह रहा है, कह रहा है CAR और CRAR कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो इज अ रेशियो ऑफ द बैंक्स कैपिटल फंड्स to risk weighted assets which has to be maintained to buffer the risk to the banks from its risk assets। मतलब आपको RWA का मेंटेनेंस करना होगा। जो भी RW है रिस्क वेटेड एसेट है उसका 9% CAR मेंटेन करिए। अब देखो आपके सामने कुछ आया क्या आपके सामने कुछ बेटा? तो आप कहेंगे जी सर आया, जिसे कहा गया है CAR कैपिटल, बोलो जल्दी से, क्या है? कैपिटल एडुकेसी रेशियो, यही है? तो आप कहेंगे जी सर। मेरी बात को सुनिए,
कैपिटल एडुकेसी रेशियो कार बराबर क्या होता है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन RWA रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब आप कहोगे सर टीयर 1 क्या है, टीयर 1 कैपिटल क्या है, सर टीयर 2 कैपिटल क्या है। टीयर 1 कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बैंक का अपना पैसा कमाया हुआ है या जो बैंक का अपना पैसा है। मतलब ये जो पैसा है, ये जो मनी है, ये बैंक का पैसा है या बैंक की मनी है। टीयर 1 कैपिटल में बैंक का पैसा आता है। अब आपको कि टीयर 2 कैपिटल क्या है, टीयर 2 कैपिटल वो है जो बैंक की लायबिलिटी है, जो बैंक की लायबिलिटी है, या मैं कह दूं जो बैंक को वापस करना है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट करना। मतलब जो इनकी लायबिलिटी है, जैसे मैं कह दूं सेविंग अकाउंट, मैं कह दूं करंट अकाउंट, मैं कह दूं आरडी, मैं कह दूं एफडी, तो ये सब क्या है। अगर अब कोई कस्टमर आएगा तो बैंक ये थोड़ी ना कहेगा भाई साहब हम आज नहीं देंगे आपको, कहेगा क्या भाई मेरी आज मैच्योरिटी हो गई है, 10 दिन हो गए, दीजिए पैसा मेरा, तो देना पड़ेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जो टीयर 1 कैपिटल है ये बैंक का अपना पैसा है, ये उसे देना नहीं होता किसी को। लेकिन जो टीयर 2 कैपिटल है ये लायबिलिटी होती है, ये उसका उसे देना होगा, जिसका भी है, पब्लिक का है, जिसका भी है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, व्हाटएवर द अकाउंट, ठीक है, ये आपको देने पड़ेंगे, ये आपको पे करने पड़ेंगे। इन दोनों के सम को, मतलब कहने का T1C प्लस T2C, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल इक्वल्स टू होता है TC, टोटल कैपिटल। तो ये जो बना है फॉर्मूला, ये इसी बेस पर बना है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो बराबर टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय ऑफ 100% या 100%। बात क्लियर है। तो यहां से आपको ये निकल के आया कि हमें जो कार मेंटेन करना है वो RWA का, रिस्क वेटेड एसेट्स का कितना करना है, 9% करना है इंडिया को। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, समझिएगा बात को थोड़ा सा, ठीक। टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल कोर कैपिटल, इट मींस पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल शेयर्स प्लस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड प्लस रिजर्व फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। चलो टीयर 2 कैपिटल सबऑर्डिनेट टर्म्स डेट प्लस जर्नल लॉस रिजर्व प्लस एडजस्टमेंट एंड अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व नॉट फॉर इंडियन बैंक्स। ये इंडियन बैंक के लिए नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये नहीं होता है इस फॉर्म में, हमारे यहाँ किस फॉर्म में है, टीयर 2 कैपिटल, ये इंडियन बैंक के फॉर्म में नहीं है, इंडियन बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारे लिए जो एप्लीकेबल है टीयर 2 कैपिटल वो क्या है मेरे दोस्त, जल्दी से बोलो क्या बताई मैंने, जो बैंक की लायबिलिटी है, जो बैंक को वापस करना है पैसा। जैसे क्या देना है, करंट अकाउंट का पैसा देना है, सेविंग अकाउंट का देना है, आरडी का देना है, एफडी का देना है, या और भी कोई अकाउंट है उनके देने हैं। मुद्दा क्लियर। ये टीयर 2 कैपिटल है अपने यहाँ का। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि अगर ध्यान से समझेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएंगी। अब आप कहें सर रिस्क वेटेड एसेट क्या है, मुझे नहीं समझ में आया सर रिस्क वेटेड एसेट क्या है। मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा रिस्क, ये शब्द तो सभी लोग जानते हैं, रिस्क क्या है। रिस्क का मतलब है जोखिम, रिस्क का मतलब क्या है, जोखिम। और भारत में बैंकों के ऊपर बड़े जोखिम है। क्या मैंने कहा, भारत में बैंकों के ऊपर बड़े जोखिम है। आंखों के कैसे जोखिम है, सबसे बड़ा रिस्क होता है क्रेडिट कार्ड। भारत में बैंक खूब क्रेडिट कार्ड देते हैं, 200% का रिस्क है। कितने परसेंट का, 200% का रिस्क होता है क्रेडिट कार्ड। दूसरा है लोन्स। अब लोन में कई प्रकार के लोन्स आते हैं, मैं कह दूं होम लोन है, बोलो हाँ या ना, या मैं कह दूं एजुकेशन लोन है, बोलो हाँ, या मैं कह दूं ऑटो लोन है, या मैं कह दूं और भी है, या मैं कह दूं एग्रीकल्चर लोन है। सबसे खतरनाक तो यही, किसान ले लेते हैं और फिर इसके बाद भूल जाते हैं। हम भी किसान ही हैं हालांकि, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिकल कह रहा था द हिंदू का,
मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कहता। द हिंदू का आर्टिकल कह रहा था जैसे ये हमारे यहाँ की मेंटेलिटी हो गई है। क्या हो गई है कि हम लोन ले लेंगे फिर वापस कहाँ करना है, अगले 5 साल में जब चुनाव होंगे तब हम देखेंगे, तब चुनाव होगा वोट लेने आएंगे तो क्या कहेंगे, पहले हमारा लोन माफ कर दो फिर आपको वोट दे देंगे, जिता देंगे। और इसी चक्कर में आप जिता देते हैं और फिर आपका वो खून पीता है पूरे 5 साल आने वाली। हाँ या ना? अगर यही पैसा दे दिए होते तो 5 साल कम से कम बच तो जाते। यस और नो? पर कई लोगों का अलग अलग अपना मानना है। तो भारत में एग्रीकल्चर लोन काफ़ी वो है, हालांकि इससे खतरनाक एक और लोन है, इंडस्ट्रियल लोन। इंडस्ट्रियल लोन भाई साहब ये जो लोग ले जाते हैं तो देने का नाम ही नहीं लेते। भारत में जो एनपीए है 8 लाख करोड़ रुपए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है भारत में वर्तमान में, अगर मैं इसकी बात करूं नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करूं वर्तमान में जो भारत में है, तो आपको मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है, जिसमें मोर देन 70% से ज्यादा जो एनपीए है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल्स का है, इंडस्ट्रीज का है या कॉर्पोरेट्स का है, व्यापारी वर्ग का है। किसान का तो ना के समझ, किसान 10, 20, 30, 50 हजार लेता है, 100, 1 लाख रुपए लेता है। ये तो 1000 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, है ना? कई लोग तो 12,000 करोड़ लेके चले गए, कोई 10,000 करोड़ लेके चला भी गया। तो ये वो लोग हैं, बात समझ रहे हैं? तो हमारे यहाँ ये सारा क्या है, रिस्क है। तो हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही रिस्क है, इसलिए हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही रिस्क है, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि भारत के जो भी बैंक होंगे वो अपने 9% ऑफ किसका, RWA का, अगर भारत में किसी बैंक का RWA 100 रुपीज है तो उसे इस 100 रुपीज का 9 रुपए मेंटेन करना होगा CAR के रूप में, इट मींस कैपिटल एडुकेसी रेशियो के रूप में, जिसमें कहते हैं TC होगा, टायर 1 कैपिटल होगी, प्लस T2 होगा, T2C होगा जो टायर 2 कैपिटल होगी, जिनका सम इक्वल होगा TC के टोटल कैपिटल पे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा और याद भी रखना होगा। जल्दी से बताइए इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? जल्दी से बोले यस और नो, फिर बढ़ता हूं मैं आगे। बोलो जल्दी से। जरा सा यहाँ देख लेते हैं क्योंकि देखना भी जरूरी है। क्या खूबसूरत शहर आप सभी के सामने, यही वो शहर है। देखिए बीच से नदी बह रही है, ब्रिजेस बने हुए हैं। भारत में तो ब्रिज टूट जाते हैं 2 दिन में, बन भी नहीं पाते हैं। बढ़िया रोड चल, कितना खूबसूरत शहर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइए। ये देखिए क्या खूबसूरत शहर है, बोलो। ये है बैसल। क्या है ये? बैसल। कहाँ है? स्विट्जरलैंड का शहर। बैसल नॉर्म्स कैसे बना समझिए। द बैसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर रेगुलर कॉपरेशन ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स वर्ल्ड वाइड। मैंने क्या बताया था? वो पूरी जो कहानी थी उसी को कहा गया था BCBS, बैसल कमेटी या द बैसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो क्या प्रोवाइड करती है? आपको कॉपरेशन देती है, सहयोग देती है, नियमित रूप से बैंकिंग के जो भी मामले हैं उनको पास में लेके जाइए। फिर क्या कर रहे हैं? द कमेटी सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड एट द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS इन बैसल स्विट्जरलैंड। जो कमेटी का सेक्रेटेरिएट है, मतलब जो कमेटी का सचिवालय है वो कहाँ पर है? वो बैसल में है। जो किस नाम से है? बैसल में है, स्विट्जरलैंड में। किस नाम से? BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नाम से। किस नाम से है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नाम से है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और याद भी रखेंगे। बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। हम लोग इसकी बात कर चुके हैं, बैसल नॉर्म्स। बैसल नॉर्म में हमने पहले अकॉर्ड की बात करी कि इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? 88 में। इंप्लीमेंट कब हुआ? 92 में। बोलो। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कैपिटल एडुकेसी। इनको हम बता चुके हैं। बोलो हाँ या ना? इनको लाया कब गया ये अभी हम डिस्कस करेंगे, इन्हें कब लाया गया। पर हमने कहा था बैसल 2 जो आया वो क्यों आया?
इंप्लीमेंट के पर्पस से आया, ठीक है। बेसल 3 किस पर्पस से आया, इंप्लीमेंट, और किस चीज से, इंप्लीमेंट का पर्पस नहीं, इंप्रूवमेंट का पर्पस, पर्पस क्या है, इंप्रूवमेंट के पर्पस से आया। और कुछ न्यू रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से ही हम इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो बेसल 2 में भी कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस लाए गए और बेसल 3 में भी कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन लाए गए। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और इस बात को आप सभी लोग याद भी रखिएगा। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताओ हाँ या ना, ठीक है। अब हम लोग बेसल 2 मतलब कहने का बेसल अकॉर्ड 2 या बेसल 2 की जो चर्चा करेंगे वो आज नहीं अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। कब करेंगे? अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहूंगा, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।